गिव्स फ्री एनर्जी। अब जब एंट्रोपी का यूज़ किया गया कोई भी चेंज की स्पॉन्टेनिटी दिखाने के लिए, तो एंट्रोपी मेजरमेंट थोड़ा टफ पड़ रहा था लोगों के लिए। तो लोगों ने सोचा कि कोई शॉर्टकट निकालते हैं, तो उन्होंने एक नया टर्म डिफाइन किया, जी, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इससे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं h माइनस टी से, जहाँ पे सारे टर्म अब तो पहचान में आ रहे होंगे। जी गिव्स फ्री एनर्जी है नया टर्म, h इंथैल्पी, T टेम्परेचर है और S एंट्रोपी है। एक बार लिख भी देते हैं, h इज इंथैल्पी, T इज टेम्परेचर, S इज एंट्रोपी। अब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ये कैसे शो करता है कि कोई भी सिस्टम जो है चेंज हो या नहीं हो। तो इसमें ये एंट्रोपी का उल्टा है। अगर जी जो है 0 से कम रही या इक्वल रही तो प्रोसेस होगा, प्रोसेस अकर्स। अगर जी है ग्रेटर देन 0 हुई तो प्रोसेस डज नॉट अकर। ये इसका जस्ट उल्टा है। तो इसे हम पहले प्रूफ करने से पहले ये देखते हैं कि स्पॉन्टेनिटी को डेल्टा एस यूनिवर्स डिफाइन करती है। लोगों को ऐसा लगता है कि डेल्टा एस सिस्टम डिसाइड करती है कि चेंज हो गए हैं, ये डिसाइड नहीं करती। डेल्टा एस यूनिवर्स डिसाइड करती है कि चेंज होगा या नहीं होगा। डेल्टा एस सिस्टम डिसाइड नहीं करती है। डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव भी होगी, लेकिन अगर डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए तो डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आ जाएगा और वो चेंज हो जाएगा। तो एच इज इक्वल, डी को हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो उसे लिख सकते हैं डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस प्लस एस डी टी। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ हमने h को तोड़ना है। h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो वहाँ पे हम डी जी इज इक्वल टू लिखते हैं, डी एच को पुट करें डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस प्लस एस डी टी। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो पी डी वी क्या होता है, वर्क डन। तो पी डी वी जो है यहाँ पी गैस का प्रेशर है, तो पी डी वी को हम वर्क डन क्या होता है, माइनस ऑफ पी इंटू डी वी, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। इससे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी डी वी फॉर, ये गैस का प्रेशर है, पी जी गैस का प्रेशर है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इससे हम लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू। अब इसे लिख दिया डी यू माइनस डब्ल्यू प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस प्लस एस डी टी। और इसको यदि लिखते हैं तो डी यू माइनस डी डब्ल्यू का फर्स्ट लॉ से देखें तो ये लिखा हुआ है डी क्यू, डी क्यू सिस्टम। अब बचे हुए टर्म्स को लिख देते हैं वी डी पी माइनस टी डी एस प्लस एस डी टी। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें कैंसिल आउट करना है इन दोनों को, वी डी पी और एस डी टी को। तो डी एस जो होता है, डी एस सिस्टम जो होता है वो होता है डी क्यू सिस्टम बाई टी। तो टी डी एस जो है, ये टी डी एस जो है ये हो जाएगा डी क्यू सिस्टम। तो टी डी एस और डी क्यू सिस्टम कैंसिल हो गए, तो डी जी जो आता है वी डी पी प्लस एस डी टी आता है। तो यानी हम बेसिकली डी जी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला निकालिए, वी डी पी प्लस एस डी टी। तो हमारा ये आ गया फॉर्मूला डी जी का, वी डी पी प्लस एस डी टी। अब ये हमें गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया।
तो हम इसे थोड़े से सिंप्लीफाई करेंगे। तो थोड़े से सिंप्लीफाई करके हम अलग अलग केसेस के लिए, जैसे बाकी एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी के लिए किया था, उसी तरह जी के लिए भी हम निकालेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला आया टी जी इज इक्वल टू वी डी पी प्लस एस डी टी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो, और हम इसको कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो आइडियल गैस एज्यूम कर लेते हैं पहले। और आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू बस वी डी पी आ जाएगा, क्योंकि डी टी कट जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डी टी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डी टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो डी जी इज इक्वल टू वी को हम एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं। इसे इंटीग्रेट करेंगे P1 से P2 डॉट। अब इसको T कांस्टेंट है, एन आर टी बाहर आ गया यहाँ पे ln P2 बाई P1। इसी तरह और भी सारे केसेस हैं, उनके लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर सॉलिड लिक्विड के लिए है, सॉलिड लिक्विड के लिए डेल्टा जी आ गया। सॉलिड लिक्विड के लिए वॉल्यूम प्रेशर का फंक्शन नहीं होता, उनके लिए जो डेल्टा जी आएगा वी डी पी आ जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा वी P2 माइनस P1 आ जाएगा। तो ऐसे डेल्टा जी के कैलकुलेशन से अलग अलग केसेस में आप बेसिक फार्मूला शुरू कर सकते हैं और यहाँ तक कंक्लूड कर सकते हैं। अब जो बेसिक मैंने यहाँ तक बात कर ली, इस जी कैसे डिसाइड करेगा कि सिस्टम का जो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, कोई भी चेंज स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे और बोले थे कि कितना एक्सटेंट होगा, एक्सटेंट ऑफ चेंज हम बोले थे कि डिसाइड करेंगे, एक्सटेंट ऑफ चेंज बोला था कि डिसाइड करेंगे। तो इससे पहले कि हम उधर जाएं, हम रिएक्शन का जी लिखते हैं। रिएक्शन में जी कैसे चेंज करती है, तो अगर एक रिएक्शन है ए गोइंग टू बी, इसकी जी कैसे चेंज करती है। तो सारे फॉर्मूला से डिराइव, जैसे एच और एस को हम लिखेंगे, डेल्टा एच अगर हम इसके लिए लिख सकते हैं, डेल्टा एच विथ रेस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं कैसे चेंज करती है, डेल्टा एस विथ रेस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं, और इनसे आता है डेल्टा जी विथ रेस्पेक्ट टू टी कैसे चेंज करती है। तो जो डेल्टा जी होती है वो होती है डेल्टा जी रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस आर टी एल एन के। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। अब डेल्टा जी रिएक्शन है टी, इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड स्टेट यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो डेल्टा जी रिएक्शन आती है वो डेल्टा जी रिएक्शन है। किसी भी टेम्परेचर पे निकालना है तो ये आता है हमारा। अब ये आ गया हमारा, ये हमारा डिसाइड करेगा कि कितना के आएगा। यहाँ के क्या होता है, के होता था कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये के डिसाइड करेगा कितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इससे आगे बढ़ने से पहले ऐसा डायग्राम एक बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ए का 0 मोल है, ए का 1 मोल है। तो जैसे रिएक्शन शुरू करती है, मान लीजिए डेल्टा जी यहाँ पे है, तो एक्चुअली होता क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब ए और बी एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहेगा, उस कंडीशन पे जी मिनिमम होती है। तो स्टेटमेंट क्या है, डेल्टा जी इज
मिनिमम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी मिनिमम, इसकी जो ग्राफ बनती है वो ग्राफ ऐसे आती है। अगर ग्राफ जो है बीच वाले से मिडिल पोजीशन से इधर ज़्यादा शिफ्ट है तो इक्विलिब्रियम ए की तरफ है। अगर यही ग्राफ ऐसे ज़्यादा शिफ्ट है तो बी की तरफ फॉरवर्ड ज़्यादा जा रही है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारा, जहाँ पे जी जो है डेल्टा जी जो है मिनिमम है। ये डेल्टा जी का ग्राफ है। यहाँ पे जी जीरो नहीं है, डेल्टा जी जीरो है। वहाँ पे ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं कि ए उतना जा रहा है, बी उतना ही बैक आ रहा है, तो नेट डेल्टा जी जीरो हो रहा है। तो ये हमारा डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट है जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को दिखाता है। अब इक्विलिब्रियम पे हमें पता चल गया कि डेल्टा जी रिएक्शन जो है वो जीरो है। जो डेल्टा जी रिएक्शन अगर जीरो है तो राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन में हम जीरो पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी रिएक्शन नॉट प्लस आर टी एल एन के इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा जी रिएक्शन जो होगा माइनस आर टी एल एन के हो जाएगा। तो इस पे हमें क्वेश्चन आ सकते हैं, डेल्टा जी निकालो के निकाल दो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक्स का गिब्स फ्री एनर्जी का पार्ट कंप्लीट। तो बेसिकली एक छोटा सा चीज़ और बच गया, फेज चेंज पे क्या होता है। फेज चेंज पे ऐसा होता है फेज चेंज पे क्या होता है, और एक और चीज़ देखेंगे केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा जी जो कैलकुलेट करते हैं वो डेल्टा जी ए माइनस टी डेल्टा एस होता है। इस रिएक्शन से केसेस देखेंगे और फेज चेंज देखेंगे। तो इस रिएक्शन के कुछ केसेस है वो देखते हैं पहले। तो ये रिएक्शन के लिए टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट होता है, ये इक्वेशन वहीं से आया, डी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस से आया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दोनों डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एज्यूम्ड किया है ड्यूरिंग रिएक्शन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस बनाते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा, रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस देखते हैं, रिएक्शन का क्या होगा। तो अगर ये निगेटिव है तो उसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये निगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये टर्म जो होगी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी, टेम्परेचर तो पॉजिटिव होता ही है, और डेल्टा एच निगेटिव है। तो ये दोनों जो है ओवरऑल मिलाकर डेल्टा जी को नेगेटिव कर रहे हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस है, दोनों मिलकर डेल्टा जी को नेगेटिव कर रहे हैं, इसलिए रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब इसको नेगेटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया। अगर इसको नेगेटिव कर दिया, डेल्टा एच को नेगेटिव कर दिया माइनस टी डेल्टा एच, इसको नेगेटिव कर दिया, तो दो केस बन सकते हैं। एक तो ये उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है कि ये पॉजिटिव बन के ओवरऑल को पॉजिटिव कर दे, एक ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ताकि ये ओवरऑल को पॉजिटिव कर दे। तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, इस पे लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर रहेगा तो ये उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, और उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा तो इसको उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कर पाएगा इसको।
उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा तो ओवरऑल जो है नेगेटिव रहेगा, इसलिए स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और इसका उल्टा केस देखें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है, ये हाई टेम्परेचर पे देखते हैं इससे क्या होगा। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये नेगेटिव है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ये इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा। और ये टर्म ज़्यादा पॉजिटिव इसमें जुड़ेगा तो ओवरऑल को पॉजिटिव कर देगा, तो ओवरऑल को पॉजिटिव करेगा तो ये नॉट स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। उसी तरह अगर इसको देखें पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव देखेंगे, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है फर्स्ट वाला, इसमें लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कुछ भी हो, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज। ये 3 हो गए, 3 और है। तो अब देखते हैं ये पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव। तो ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ओवरऑल टर्म बन रहा है, ये वाला टर्म। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर पे देखते हैं, ये पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, और टेम्परेचर लो है तो ये उतना ज़्यादा पॉजिटिव, ये उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाएगा, ओवरऑल जो है पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए नॉट स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। उसी तरह अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमेशा हमेशा के लिए नॉट स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ऑलवेज नॉट स्पॉन्टेनियस। और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है हाई टेम्परेचर। अगर ये हाई टेम्परेचर रखते हैं इसको, ये दोनों पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये सारे कॉमन सेंसेज है, पॉजिटिव नेगेटिव का कंक्लूड करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव आप कंक्लूड कर सकते हैं इससे। अब ये हो गया हमारा डेल्टा जी का ख़त्म। अब हम आते हैं फेज चेंज पे। तो फेज चेंज पे क्या होता है, फेज चेंज और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है। एक स्टेटमेंट है, फेज चेंज एट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिवर्सिबल। ये होता है स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि बॉइलिंग और मेल्टिंग जो है बस बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे ही हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे अगर बॉइलिंग लिक्विड है, हम यहाँ पे ऐसा प्रेशर और मेंटेन कर सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉइलिंग हो सकता है अगर प्रेशर बढ़ा दिया गया तो लेकिन उस समय 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉइलिंग और मेल्टिंग हो रहा है तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे जो होगा ये रिवर्सिबल होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे डिफाइंड होता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग लोगों को ऐसा लगता है खुले आसमान में अगर बॉयल कर रहे हैं तो वो 100 पे बॉयल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर में ये डिफाइंड होता है। यहाँ पे लिक्विड है, कुछ वेपर्स यहाँ रहेंगे, जैसे 1 एटमॉस्फेयर हुआ इसको हम हीट करना 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट करना स्टार्ट किए, थोड़ा सा हीट करेंगे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा और 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ऊपर गया थोड़ा सा फिर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वही अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो ये उतना रिवर्सिबली नहीं होगा, फास्ट होगा, मूव करेगा पिस्टन, इसलिए इरिवर्सिबल होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है हम देखते हैं। तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये जा रहा है, ये वाटर जो है 50 डिग्री सेल्सियस पे
ये जा रहा है स्टीम 150 डिग्री सेल्सियस पे। इसका हमको इंट्रॉपी चेंज निकालना, तो हमें पता नहीं कि ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, हमें कुछ पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने बताया था कि कोई भी प्रोसेस से जाए, रिवर्सिबल से जाए या इरिवर्सिबल से जाए, और दोनों अगर सेम फाइनल और इनिशियल स्टेज हो रहा है, तो दोनों सेम फाइनल और इनिशियल स्टेज हो रहा है, तो रिवर्सिबल से जाए या इरिवर्सिबल से जाए, फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज सेम है। इंट्रॉपी निकालते समय हमेशा हमें रिवर्सिबल वाले पाथ से ही जाना है। तो ये पक्का 50 से 150 जा रहा है, तो पहले 50 से 100 गया होगा, फिर 100 से 150, तो वैसे मतलब ये इरिवर्सिबल है, तो हमें एक रिवर्सिबल पाथ कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल पाथ क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, 50 को डिग्री सेल्सियस वाटर को, अगर हम 50 को इसी को बॉयल कर दें स्टीम में 150 तक, तो वो इरिवर्सिबली होगा, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो पहले पानी को हमको रिवर्सिबली 100 पे लाते हैं, अब इस पे 100 पे लाएंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NC/T2/T1 वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। वाटर को 100 पे लाया, अब हमें पता है कि 100 पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 100 पे जो भी बॉइलिंग होगा, अगर ये स्टीम में कन्वर्ट करता है, 100 पे अगर ये स्टीम में कन्वर्ट होता है तो ये रिवर्सिबली होगा। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी हो जाएगा हमारा ds। यहाँ पे सीधे सीधे ये, क्योंकि कितना हीट देंगे आप वो हमें पता है, रिवर्सिबली होगा ये प्रोसेस। फिर 100 को हम 150 तक हीट कर देंगे, 150 डिग्री सेल्सियस हीट कर देंगे, इसमें फॉर्मूला आ जाएगा NC/T2/T1। तो इस तरह से हम रिवर्सिबल पाथ कंस्ट्रक्ट करते हैं और हम प्रोसीड करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई पाथ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे हो रहा है, तो हमें रिवर्सिबल से जाना है, ये मेन फंडा है एंट्रोपी का। तो हमारा ये थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।